अच्छा जी, अब हम जो हैं वो जा रहे हैं चैप्टर 5 पे, जो कि है वेक्टर फंक्शंस के बारे में। ठीक है, वेक्टर फंक्शंस। अच्छा, अब तक हमने जो भी फंक्शंस वगैरह देखे हैं सारे स्केलर फंक्शंस थे। क्या मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी कि y की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो मैं एक नंबर डालूंगा x की जगह, मतलब मैं x की जगह 5 डालूंगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स में भी एक नंबर आ जाएगा जो कि होगा 27। ठीक है, तो एक नंबर तुम इनपुट में डालते हो और जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो तुम्हें एक नंबर आउटपुट में दे देता है। एक्स तुम डालते हो, एफ ऑफ एक्स तुम्हें आउटपुट में मिल जाता है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन में असल में ये होता है कि आपके पास बजाय एक नंबर आउटपुट में आने के आपके पास 2 या 3 नंबर आउटपुट में आते हैं। यानी ये 1 डायमेंशन नहीं होता, ये मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है ना एक मशीन है। ठीक है, और मशीन जो है ना वो आपके पास क्या करती है, आप उसमें डालते हैं इनपुट में केले डालते हैं आप इसमें इनपुट में। ठीक है, तो आपने इसमें इनपुट में डाले केले। अच्छा, लेकिन ये आउटपुट क्या देती है, ये आउटपुट असल में जब भी आप उसमें केले डालते हैं ना तो आपको 2 आउटपुट देती है, बल्कि 3 आउटपुट कर लेते हैं। एक ये आपको देती है मिल्क शेक। ठीक है, उसके अलावा ये आपको आउटपुट देती है फ्रूट चाट, और तीसरा ये आपको आउटपुट देती है आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम। अब आप अगर एक केला डालेंगे तो ये आपको मान लेते हैं 1 गिलास मिल्क शेक देती है, 2 कप फ्रूट चाट देती है और 1 गिलास आइसक्रीम देती है। तो फिर असल में ये क्या हुआ, ये जो मेरे पास ये मशीन जो है ये मेरे पास फंक्शन हुआ केले का। ठीक है, ये फंक्शन हुआ मेरे पास केले का फंक्शन है ये, और लेकिन इसके आउटपुट में एक चीज़ नहीं आ रही, इसके आउटपुट में कितनी चीज़ें आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ फिर इस तरह से लिखते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है ना, मान लेते हैं हमारे पास एफ फंक्शन है जो कि केले का फंक्शन है। तो केले को मैं फ़िलहाल जो है वो टी कह देता हूँ, और जो आउटपुट आता है ना एफ़ का वो मेरे पास आता है 3 आउटपुट आते हैं। तो 3 आउटपुट्स को असल में मैं कह सकता हूँ कि इसको हम एक वेक्टर की तरह दे सकते हैं जिसकी 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक हो गई डायमेंशन आई हैट, दूसरी हो गई डायमेंशन इसकी जे हैट, और तीसरी इसकी डायमेंशन हो गई के हैट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मिल्क शेक था, तो मिल्क शेक जो है उसको हम कह देते हैं, मसलन हम इसको कह देते हैं क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं जी ऑफ टी आई हैट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तमीज़ से लिख देता हूँ, प्लस जी एच ऑफ टी जे हैट एच, और फिर ये के ऑफ टी, नहीं के तो वो सिंबल ना हो जाएगा, एम ऑफ टी के हैट। तो ये क्या हुआ, ये एफ ऑफ टी है मेरा पूरा फंक्शन। तो मेरा पूरा फंक्शन 3 चीज़ें आउटपुट करता है। ये क्या है, ये कौन सा आउटपुट है, ये है मिल्क शेक वाला आउटपुट। मिल्क शेक भी केलों पे डिपेंड करता है, यानी मिल्क शेक भी टी पे डिपेंड करता है। ये है फ्रूट चाट भी किस पे डिपेंड करता है, फ्रूट चाट भी डिपेंड करता है किस पे, केलों पर ही डिपेंड करता है। और ये क्या है, ये है मेरे पास आइसक्रीम का आउटपुट, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी केलों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारे पास अब सिनेरियो है। यानी जो मेरे पास फंक्शन है ना वो 1 डायमेंशनल फंक्शन नहीं है, वो 2-3 डायमेंशनल फंक्शन है। एक इतना मुश्किल ये है नहीं, मतलब ये आसान सी चीज़ है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक फ़ंक्शन इसने लिखा तुम्हें आर ऑफ टी, यानी ये फंक्शन जो है वो टी का फंक्शन है, और इसने लिखा भाई टी स्क्वायर आई हैट प्लस 1/t जे हैट प्लस टी प्लस 3 के हैट। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ आर ऑफ 5, तो बस जहाँ टी लिखा है वहाँ 5 लिख दूँगा, तो ये जाएगा 25 आई हैट प्लस 1/5 जे हैट प्लस 8 के हैट। अब इसमें जो है हम दोबारा से फंक्शंस वाली चीज़ पे वापस चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना होता है कि डोमेन जो है ना इसकी क्या होगी। ठीक है, तो डोमेन जो होती है ना वो होती है, डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है मैं क्या क्या इस फंक्शन में इनपुट डाल सकता हूँ।
मसलन यहाँ पे मैं देखूँ टी स्क्वायर 1/t और t+3, तो इसमें याद रखो कि डोमेन जो होती है ना वेक्टर फंक्शन की, हमेशा वो डोमेन होती है जो कि मैं इन तीनों में डाल सकूं, यानी इस कंपोनेंट में भी जा सके, इस कंपोनेंट में भी जा सके, इस कंपोनेंट में भी जा सके। मसलन 0 जो है मैं इसमें तो डाल सकता हूँ, यानी क्या टी स्क्वायर की जगह मैं 0 डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता हूँ। टी में 0 डाल सकता हूँ, t+3 में भी मैं 0 डाल सकता हूँ, तो ये 3 आ जाएगा। लेकिन 1/t में मैं 0 नहीं डाल सकता, क्योंकि वो 1/0 यानी कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैं नहीं डाल सकता। तो डोमेन जो है ना, असल में हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन r(t) है, जो कि है कह देते हैं हम इसको f(t) i hat प्लस आपके पास g(t) j hat प्लस h(t) k hat, तो हम कहते हैं डोमेन असल में वो होगी जो कि इन तीनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन हो। डोमेन ऑफ r(t), अच्छा हम इसको, ये वेक्टर फंक्शन है तो इसमें ऊपर एरो भी डाल दें। ये क्या होगी? ये होगी डोमेन ऑफ f(t) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g(t) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h(t). इंटरसेक्शन किस चीज़ को कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं जो चीज़ भी इन तीनों में कॉमन होगी ना, वो होगी डोमेन असल में, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले ही फंक्शन की मिसाल ले लेता हूँ। तो हमारे पास ऊपर जो फंक्शन था वो क्या था? r(t) इज इक्वल्स टू, क्या लग गया भाई फंक्शन इसका, फंक्शन हाँ ये रहा, टी स्क्वायर i hat प्लस 1/t j hat प्लस t+3 k hat, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वाला है, यानी कि जिसको मैं f(t) कह रहा हूँ, जो कि टी स्क्वायर है, इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन तो है सारे रियल नंबर, इसमें तो सब कुछ जा सकता है। अच्छा, लेकिन मैं जिसको g(t) कह रहा हूँ, यानी कि 1/t, इसमें क्या क्या जा सकता है? इसमें सब कुछ नहीं जा सकता, इसमें सारे रियल नंबर जा सकते हैं लेकिन 0 नहीं जा सकता, तो रियल नंबर -0, ठीक है। अच्छा, g(t) के बाद क्या है? h(t) है t+3 में भी सब कुछ जा सकता है, तो इसकी डोमेन भी क्या है? सारे रियल नंबर। लेकिन इसका मतलब है कि जब मैं r(t) की डोमेन लिखूँगा ना, तो इसकी डोमेन होगी जो कि इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? इसमें पूरे सारे रियल नंबर जा सकते हैं, इसमें भी सारे रियल नंबर जा सकते हैं, लेकिन इसमें सारे रियल नंबर जा सकते हैं लेकिन 0 नहीं जा सकता। तो डोमेन यही होगी कि सारे रियल नंबर जा सकते हैं लेकिन 0 नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ इसमें नहीं जा सकती तो वो बाकी तो बेसिकली मैं r(t) में उसको नहीं डाल सकता, ठीक है। तो r(t) की डोमेन क्या होगी? रियल नंबर -0। अच्छा, ये बात समझ आ गई। इसका हम अगर इसके एक सवाल देख लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे इसने कहा है कि भाई आप जो है मुझे बताएं डोमेन, साइन वाले में सवाल नहीं करवा रहा, लेकिन साइन cos tan, अच्छा साइन में तो सब कुछ जा सकता है, कॉस में भी सब कुछ जा सकता है, tan में जो है वो π/2 नहीं जा सकता, मतलब π/2 के मल्टीपल्स नहीं जा सकते मेरे ख्याल में। तो फिर डोमेन यही होगी इसकी कि सब कुछ जा सकता है लेकिन π/2 के मल्टीपल्स नहीं जा सकते। अच्छा, हम इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है भाई डोमेन मुझे बताओ किसकी, r(t) इज इक्वल्स टू 1 - t i hat प्लस √t j hat प्लस 1/t स्क्वायर k hat। अब ये वैसे इस तरह मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस तरह ही बता देता हूँ। भाई देखो इसमें क्या जा सकता है? इसमें सारे रियल नंबर जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या जा सकता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर जा सकते हैं और ग्रेटर देन 0, ठीक, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। तो इसमें जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर जो कि क्या हो, बल्कि इसको मैं ऐसा ही लिखता, मैं इसको लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू, प्रॉपर ही लिख देते हैं इसको, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं जा सकता। और इस वाले में क्या 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 जा सकता है, क्या नहीं जा सकता? इसमें सब कुछ जा सकता है लेकिन 0 नहीं जा सकता, तो r-0। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। जाहिर सी बात है इसमें सब कुछ जा सकता है। इसमें क्या क्या जा सकता है? सारे रियल नंबर लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें क्या जा सकता है? सारे रियल नंबर लेकिन 0 नहीं जा सकता। तो असल में जो इसकी डोमेन बनेगी ना, वो बनेगी सारे रियल नंबर लेकिन 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर तो डोमेन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इसमें भी नहीं काम करेगा और वो इसमें भी नहीं काम करेगा।
रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी डोमेन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है वो इस वाले में नहीं डाल सकता, ठीक है। और रियल नंबर -0 सब में डाल सकता है। नहीं, सॉरी, रियल नंबर जो है, रियल नंबर -0 सब में नहीं डाल सकता, क्योंकि रियल नंबर जो है वो इस वाले में नहीं डाल सकता, अंडर रूट में। तो असल में डोमेन होगी पॉजिटिव रियल नंबर -0, तो जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा हुआ है मैंने देख लिया। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन असल में होगी x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, x है ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये होगी इसकी डोमेन। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद जो है ना, हम इसकी अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है लिमिट्स का टॉपिक, ठीक है। ये हम आ गए हैं अब पेज नंबर 134 पे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अच्छा भाई, इसमें बड़ी आसान सी बात है कि जो आपके पास लिमिट्स वगैरह होती हैं ना, तो क्या कहते हैं वो, तुम बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करोगे जिस तरह से हमने उसमें किया था, क्या कहते हैं, जो हमने फंक्शन वाला किया था ना। बस ये होगा कि तुम लिमिट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे अप्लाई करोगे, आई हेड वाले पे भी करोगे, जे हेड वाले पे भी करोगे, के हेड वाले पे भी करोगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो है इसके रूल्स होते हैं, जो कि मतलब बड़े आसान से रूल्स होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल है कि अगर लिमिट, अगर एक फंक्शन और दूसरा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे बस ये होगा कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है आर ऑफ टी और एक वेक्टर है मिसाल के तौर पे एस ऑफ टी, ठीक है। और अगर इन दोनों का तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये साइन है क्रॉस प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, और तुम इस पर कोई लिमिट अप्लाई कर रहे हो, मिसाल के तौर पे t टेंड्स टू t0, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम लिमिट जो है वो आर ऑफ टी पे पहले अप्लाई कर दो, लिमिट t टेंड्स टू t0 आर ऑफ टी, और फिर तुम लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट t टेंड्स टू t0 एस ऑफ टी, और उसके बाद तुम क्रॉस प्रोडक्ट लो, समझे? यानी पहले लिमिट अप्लाई कर दो दोनों पे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लो। अच्छा, इस तरीके से अगर हमारे पास जो है वो एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब क्रॉस की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ये रूल्स तुम देख सकते हो पेज नंबर 135 पे। तो रूल्स जो हैं वो लिखे हुए पेज नंबर 135 पे लिखे हुए हैं, ये देख लो, बहुत आसान से रूल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें मज़ीद क्या देखना है, इसके चलो एक सवाल इसका मेरे ख्याल में कर लेते हैं, इसका हम सवाल कर लेते हैं मसलन क्वेश्चन 3 जो है ना, क्वेश्चन 3 का हम दो पार्ट कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई u जो है वो दिया हुआ है हमें, एक फंक्शन दिया हुआ है u, जो कि यकीनन u ऑफ t है, क्योंकि नज़र आ रहा है t² i हैट -2j हैट। अच्छा जी, ठीक है। एक दिया हुआ है v, जो कि है 2t i हैट -5k हैट, ठीक है। ये दोनों वेक्टर फंक्शन है, और एक h दिया हुआ है जो कि है 3t, ये स्केलर फंक्शन है, इसमें कोई i j k नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम देखते हैं y = x² + 4, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है, मैं करूँगा इसके पार्ट 2 पहले देख लेते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं लिमिट एज t टेंड्स टू 1 u ऑफ t और फिर v ऑफ t। अब ये जो मैंने बीच में साइन बनाया, ये क्या साइन है? ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है, तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एज t टेंड्स टू 1, अच्छा जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो ना, तो वही बात है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो तुम एक दफ़ा लिमिट अप्लाई कर दो u ऑफ t पे, डॉट, फिर लिमिट अप्लाई कर दो लिमिट t टेंड्स टू 1 v ऑफ t पे। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले तो उनको लिख लेता हूँ। u ऑफ t क्या है? u ऑफ t है लिमिट t टेंड्स टू 1 t² i हैट -2j हैट डॉट लिमिट t टेंड्स टू 1 v ऑफ t क्या है? 2t i हैट -5k हैट, ठीक है। अच्छा, ये तो लिमिट अगर मैं अप्लाई कर दूँ डायरेक्ट तो कोई मसला तो नहीं है, मेरे ख्याल में 0.0 वाली तो कंडीशन नहीं आ रही, तो अप्लाई कर देते लिमिट, तो ये जाएगा t 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जाएगा 1² i हैट, यानी कि बस i हैट -2j हैट, क्योंकि इसमें तो t नहीं है, और डॉट ये क्या हो जाएगा 2i हैट -5k हैट। अब मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकालना जो है वो आसान होता है, i वालों को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j वालों को j के साथ, और k वालों को k के साथ, ठीक है। तो i का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो जाएगा 1 × 2
प्लस जे वालों को जे के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जे वाला कोई है ही नहीं, 0 है तो 0, प्लस के वालों को के साथ, यहाँ पे के वाला कौन है 0, और यहाँ पे क्या है -5, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम देख लेते हैं पार्ट 3 में कह रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू 1 u ऑफ t क्रॉस v ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, दोबारा वही बात है कि लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1 u ऑफ t क्रॉस लिमिट एज t टेंड्स टू 1 v ऑफ t। अब इत्तेफाक से जो है वो मैंने ये लिमिट एज t टेंड्स टू 1 u ऑफ t ऊपर निकाला हुआ है, जो कि है कितना i-2j, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर नहीं निकाला होता तो मुझे करना पड़ता। और क्रॉस ये क्या है 2i-5 के। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अगर तुम्हें याद नहीं है तो देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह निकालते हैं कि आप यूँ लिखते हैं i-j-k, फिर यहाँ पे जो है पहले वाले के कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 -2 0, और नीचे उस दूसरे वाले के लिखते हैं जो 2 0 -5, और ये डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हैं। इस तरह कैसे, पहले i लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे बना दोगे -2 0 0 -5, यानी कि ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसको तुम ले लेते हो। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा j हैट, और फिर ये आ जाएगा 1 0 2 -5, यानी जिसमें जे है ना वो वाला कॉलम और वो वाली रो छोड़ दो, बाकी जो कुछ बचा वो ले लो, प्लस k हैट, इसमें आ जाएगा आपका 1 -2 2 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, -b को d से, तो हो जाएगा 10 i हैट -5 और माइनस प्लस हो जाएगा +5j हैट, और प्लस नहीं माइनस, हाँ +4k हैट, क्योंकि वो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 4k हैट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा इसका जो आखिरी पार्ट है वो भी बहुत आसान है। आखिरी पार्ट इसका क्या है कि लिमिट एस टी टेंड्स टू 5 h मल्टीप्लाई बाई u ऑफ t। तो असल में यहाँ भी वही करेंगे हम कि हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट t टेंड्स टू 5 h और मल्टीप्लाई बाई लिमिट t टेंड्स टू 5 u ऑफ t। ठीक है, तो भाई h क्या था, h हमारे पास है, ये रहा h है सिंपली 3t, तो बस ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 5 3t, और ये जो है मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है u ऑफ t कितना है, u ऑफ t है लिमिट t टेंड्स टू 5 t स्क्वायर i हैट -2j हैट। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 i हैट -2j हैट, बस ख़त्म। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 25 जो है वो होता है 375 i हैट -30j हैट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, फिर मैं अगली उस पर जा रहा हूँ।